हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का थर्ड यूनिट जो सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट है उसका एक टॉपिक करेंगे। एक विमी बॉक्स में कण की गति। इसके दो टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में। एक तो है केंद्रित बॉक्स में कण की गति, एक विमीय पूर्णतः दृढ़ केंद्रित बॉक्स में कण की गति। एक है एक विमीय पूर्णतः दृढ़ स्थानांतरित बॉक्स में कण की गति। तो केंद्रीय बॉक्स में कण की गति में उसमें जो ये x बराबर 0 पॉइंट है, ये जो दीवार है वो मूल बिंदु पर लेनी है, ठीक है ना। मूल बिंदु की x अक्ष पर तो डिस्टेंस है और y अक्ष पर विभव है, और यहाँ इन दीवारों पर विभव अनंत है और ये बीच में कण फ्रीली मुक्त रूप से गति कर रहा है। मुक्त रूप से इसलिए गति कर रहा है क्योंकि यहाँ विभव शून्य है। विभव शून्य है तो फोर्स भी शून्य होगा, तो यहाँ मुक्त रूप से गति करेगा। और यहाँ पर दीवारों पर जब कण टकराएगा तो उस पर विभव अनंत होने के कारण फोर्स भी अनंत हो जाएगा और विपरीत दिशा में लगेगा, तो वो उसको विपरीत दिशा में मोड़ देगा। तो इस तरह से ये एक रेखीय एक विमी बॉक्स में गति करता रहेगा। ये हमारे पास विभव की परास है। 0 से a के बीच में जब x का मान होता है तो उसके लिए विभव 0 है, और अन्यथा और इधर या इधर किसी भी कंडीशन में अनंत है विभव, ठीक है ना। और कण के लिए जो तरंग फलन लेते हैं वो हम साई x लेते हैं। अब हम एक विमीय बॉक्स जो कि 0x a के बीच में है, ठीक है ना, इसमें विभव शून्य है। तो इसमें एक विमीय बॉक्स में क्वांटम के अनुसार क्वांटम के अनुसार या कण की क्वांटम गति को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं वो है। जैसे चित्रमत भौतिकी में हम कण की गति को न्यूटन के नियम से परिभाषित करते थे। तो यहाँ जो क्वांटम गति को परिभाषित कर रहे हैं वो श्रोडिंगर समीकरण से परिभाषित करेंगे। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? डी स्क्वायर साई एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच का स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। अब इसमें 2me हमारे पास में ये जो के स्क्वायर है वो हो जाएगा 2me अपॉन एच का स्क्वायर। इसको के स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्यूशन के लिए अवकल रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। तो इसका हल लेंगे तो इसमें एक तो हमारा होता है सी आई, एक होता है पी आई। पी आई में ये 0 है तो पी आई तो 0 हो जाएगा, और सी आई का मान क्या आएगा? ए कांस्टेंट आएगा ए साइन, और जैसे डी का मान निकालेंगे तो डी का मान आएगा प्लस माइनस आयोटा के, ठीक है ना। जैसे डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो डी का मान आएगा प्लस माइनस आयोटा के। तो उस हिसाब से ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स ये आएगा सी आई, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इसका होता है जो सी आई आएगा। तो ए साइन के एक्स और बी कॉस के एक्स ये मैथमेटिक्स है। तो इसका जो हल होगा, जो साई एक्स का मान होगा, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा? साई एक्स का मान ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये हमारे पास में मान आ जाएगा। सी आई प्लस पी आई आता है, पी आई 0 है तो ये मान आ जाएगा। अब ये जो ए और बी नियतांक है, ए और बी नियतांक है, इनके मान निकालेंगे हम, ठीक है ना। इनके मान हम परिसीमा प्रतिबिंदों से निकाल सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो विभव बॉक्स था वो इस तरह से था, ये अनंत और ये अनंत, ये x बराबर 0, ये x बराबर a, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लेंगे x बराबर 0, ठीक है। x बराबर 0 पर
फलन साई एक्स भी 0। तो हमारे पास में आएगा 0 बराबर ए साइन के 0 प्लस बी कॉस के 0। साइन 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और कॉस के 0 कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा b बराबर 0, ठीक है ना। एक इक्वेशन इसको लिख दो, दो इसको लिख दो, तो b का मान 0 आ गया। तो हमारे पास में साई एक्स आ जाएगा a साइन के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब परसमान्यीकृत फंक्शन से हम इस a साइन के एक्स का a नियतांक का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो परसमान्यित फंक्शन क्या है, इसमें जो लिमिट होती है वो है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव साई स्टार साई डी एक्स बराबर 1, ठीक है ना। परसमान्यीकृत फंक्शन 1 इसलिए आता है क्योंकि जो कण है वो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित है, इसलिए 1 आता है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आयोटा तो इसमें है नहीं, तो इसका साई स्टार फंक्शन और साई फंक्शन, संयुग्मी फंक्शन और साई फंक्शन दोनों एक ही होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव हमारा जो विवो बॉक्स की जो चौड़ाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, और ये डबल बार गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स बराबर इसका मान निकालेंगे हम, ठीक है ना, डी एक्स। तो हमारे पास में ये समीकरण 3 आ चुकी है, इसके बाद चल रहे हैं हम। तो अब ए का मान निकाल रहे हैं हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। हम जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो उसी प्रकार से इस थीटा का दुगना है ना ये, तो साइन स्क्वायर के एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से ए स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 के एक्स अपॉन 2 डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 1, ठीक है। तो इसमें से ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, 0 से ए 1 डी एक्स प्लस 0 से ए कोस 2 के एक्स डी एक्स बराबर 1, ठीक है ना। हम ए नियतांक का मान निकाल रहे हैं परसमान्यीकृत प्रतिबंध से। के का मान क्या होता है, के तरंग संचरण है, नियतांक 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलो करते हैं। के का मान तरंग संचरण नियतांक तो होता है, पर देखते हैं अभी। जैसे ये हम जैसे ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा एक्स, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से ए, ठीक है, प्लस इसका आ जाएगा साइन 2 के एक्स 0 से ए और बराबर 1, ठीक है। कोस का समाकलन कर रहे हैं अपने, साइन का समाकलन करते हैं तो माइनस आता है, कोस का समाकलन करते हैं तो प्लस आता है, ठीक। अब इसकी जगह तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस साइन 2 के एक्स। तो इसमें एक तो आएगा साइन 2 के ए, साइन 2 के ए, एक आएगा माइनस में साइन 0, ठीक है ना। साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 2 के ए
साइन 2ka भी 0 होगा। जैसे k का मान हमारे पास में आता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। जैसे k का मान हम आगे निकालेंगे, अभी वो आगे आएगा। तो k का मान आएगा अभी निकालेंगे जब n पाई अपॉन a। मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसा आता है। k का मान आता है n पाई अपॉन a, ठीक है ना। तो n का मान अगर 1 भी नहीं रखे, k का मान n पाई अपॉन a इसमें रख दे मैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में साइन 2ka, तो साइन 2 और n पाई a अपॉन a से a कर देगा, तो ये आ जाएगा साइन 2n पाई, ठीक है ना, जो कि 0 होता है। तो ये भी 0 होगा। ये k का मान जो हमने लिया है ये आगे अभी हम निकालेंगे, तो इससे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 0 होने से हमारे पास में आ जाएगा मान a² अपॉन 2 a बराबर 1। तो a का मान आ जाएगा √a/2, ठीक है ना। समीकरण नंबर 4, ये हमने a और b के मान निकाल लिए। तो a का मान तो आ गया हमारे पास में √a/2, √a/2 नहीं, √2/a, सॉरी, √2/a, ठीक है ना। हमने क्या किया, a² अपॉन 2 a बराबर 0, तो a² बराबर a/2, ठीक है ना। फिर वापिस वही 2/a, तो इससे आ जाएगा √2/a, ठीक है। a का मान हमारे पास आ गया और b का मान हमारे पास 0 है ही। तो हमारे जो तरंग फलन होगा वो क्या होगा, साई x, हमने लिखा था a साइन kx, तो साई x हो जाएगा √2/a साइन kx, ठीक है ना। अब हम करेंगे, ये तो आइगन फलन हो गया। अब इसी आइगन फलन, इससे आइगन फलन क्या निकालेंगे, ये तो हमने a और b के मान निकाल के आइगन फलन निकाला। अब आइगन फलन को और अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए हमने टॉपिक लिया है आइगन फलन। इसमें हम kx का मान निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। कैसे, वो देखते हैं। जैसे x बराबर a लेंगे, ये भी विभव कूप की एक बाउंड्री कंडीशन है। x बराबर a लेंगे तो साई x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो √2/a साइन ka बराबर 0 आ जाएगा। तो फिर साइन k बराबर 0 आ जाएगा। फिर अपने पास साइन k बराबर हम लिख सकते हैं साइन n पाई, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, k बराबर n पाई। तो यहां से हमने k का मान यूज किया था अभी, तो k का मान आ जाएगा n पाई/a, ठीक है ना। ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा 2/a साइन n पाई x/a। तो ये हमारा आइगन फलन आ जाएगा। अब इससे हम कुछ साई x और प्रायिकता घनत्व और तरंग फलन के ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास में एक, ठीक है ना, ये ग्राफ है, ये x बराबर 0, ये x बराबर a इसकी चौड़ाई है विभव कूप की, और यहाँ n बराबर 1 है, ठीक है ना। तो n बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई x/a, ठीक है ना। तो और मतलब n बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई x/a, ये तो चलेगा साथ में, साइन पाई x/a। x का मान 0 लेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसका पूरा मान 0 हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट आएगा। ऐसे ही हम a/2 लेंगे, ठीक है ना। तो n बराबर 1 पे a/2 लेंगे, x का मान a/2, तो साइन पाई/2 हो जाएगा। जैसे पाई और a/2 और a, तो इससे हो जाएगा साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 1 होता है, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है ना। और n बराबर 1 पे दो निष्पन्द मिलेंगे, n+1 निष्पन्द बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि n बराबर 2 पे कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। हम इससे याद कर सकते हैं, जैसे n का मान 2 रखेंगे, जैसे n का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा n2
पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब x का मान 0 रखो तो साइन 0 0, एक तो ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। x का मान a/2 रखो तो साइन 2 पाई a/2 कट जाएगा 2, तो ये साइन पाई 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखना है अपन को मान, तो x का मान रखो a/4, तो साइन 2 पाई a/4, तो ये आ जाएगा साइन पाई/2, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये a/4। ठीक है, तो n बराबर 2 पर 3 निस्पंद प्राप्त होंगे, 1 2 3 निस्पंद। इसी प्रकार से हम आगे चलें तो n बराबर 3 निकालें तो इस पे 4 निस्पंद प्राप्त होंगे। ठीक है ना, 3 लूप और 4 स्पंद, जैसे 1 2 3 4, तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ साई 3x, ये हुआ साई 2x, ये हुआ साइन 1x, ये तो हुआ फलन, आइगन फलन। अब इसी प्रकार से हम अगर प्रायिकता घनत्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना चाहें, उसका ग्राफ बनाएं x के साथ में, तो वो किस प्रकार से बनेगा, इस तरह से। ठीक है ना, n बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर a, इसमें सब धनात्मक ही होंगे क्योंकि हम निकाल रहे क्या है, साई 1x का स्क्वायर। ठीक है ना, और इसी तरह से इसमें इस तरह से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साई 2x का परिमाण में स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी, ठीक है ना, ये साई 3x का परिमाण में स्क्वायर, ये n बराबर 2 के लिए, ये n बराबर 3 के लिए। तो ये क्या होती है, प्रायिकता घनत्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का x के साथ ग्राफ। ठीक है, ये भी हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, श्रोडिंगर समीकरण ली, फिर k का मान लिखा, फिर a और b नियतांक निकाले, फिर आइगन फलन निकाला। आइगन फलन निकालने के बाद में आइगन फलन और प्रायिकता घनत्व का x के साथ ग्राफ खींचा। इतना हमने कर लिया है। ठीक है ना, k बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा, ये भी होता है तरंग संचरण नियतांक। तो लेमडा बराबर लिख सकते हैं हम 2 पाई अपॉन के का मान हमने क्या लिखा था अभी, n पाई अपॉन a, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन n। तो a जो बॉक्स की चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, n लेमडा अपॉन a। तो n बराबर 1 के लिए बॉक्स की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, a1 लेमडा बाई a, a2 2 लेमडा बाई a, a3 3 लेमडा बाई a। इस तरह से चौड़ाइयाँ हम निकाल सकते हैं विवो की, बॉक्स की चौड़ाई, बॉक्स की लंबाई। ठीक है ना, अब हमने जो तरंग फलन के जो ग्राफ बनाए थे एक्स एक्स के साथ में, उसमें हमने देखा कि n बराबर 1 के लिए जैसे इस तरह से ग्राफ बनाए थे, तो n बराबर 1 के लिए इस तरह से आया था ग्राफ। तो उसके मध्य में हमें कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम मिली थी, और n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए इस तरह से ग्राफ बना था, उसके कण के मध्य पाए जाने की जो प्रायिकता है, ठीक है ना, कण के मध्य जो पाए जाने की प्रायिकता है वो भी अधिकतम मिली थी। तो n बराबर 1, n बराबर 3, मतलब n के विषम मान के लिए जो तरंग फलन होता है उससे व्यक्त कण के पाए जाने की प्रायिकता विभव कूप के मध्य में ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और जो सम होता है n बराबर 2, उसके लिए क्या हुआ था, उसके लिए इस तरह से हमने किया था। तो मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है, किनारे पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये सम संख्या के लिए n बराबर सम के लिए तो मध्य में न्यूनतम होती है, और विषम संख्या के लिए मध्य में मैक्सिमम होती है। तो इस पे निर्भर करता है n के मान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता।
अब हम निकालते हैं आइगन मान। आइगन मान मतलब ऊर्जा के मान, जो कण की ऊर्जा होगी उसके मान। जैसे के का मान अब हमने तो एक निकाला एन पाई अपॉन ए, ठीक है ना। के का मान एक तो निकाला हमने एन पाई अपॉन ए, ठीक है। और दूसरा हमने के का मान निकाला 2me अपॉन एच का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने निकाला शुरू में। तो इसका वर्ग कर देंगे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच का स्क्वायर। तो ई का मान क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये हमारे पास में ऊर्जा का मान आएगा जो कि क्वांटीकृत आएगा और एन पर निर्भर करेगा। तो एन बराबर 1 के लिए आ जाएगा E1 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एन बराबर 2 के लिए E2 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। और E3 एन बराबर 3 के लिए 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। अगर हम इनमें अनुपात लें E1 E2 E3 इस तरह से, तो ये आएगा 1 4 9, ठीक है ना। फिर आगे आएगा 16। इनमें अगर ग्राफ खींचें, जैसे इधर ले लें में ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। ये तो n बराबर 0 और ये ले लें में n बराबर 1। तो n बराबर 1 के लिए हमारे पास में जो ऊर्जा आएगी वो पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं E1। इसी प्रकार से n बराबर 2 के लिए जो ऊर्जा आएगी वो 4E1 आ जाएगी, है ना, 4E1। और n बराबर 3 के लिए 9E1 और इसी प्रकार से n बराबर 4 के लिए 16E1। इस तरह से ऊर्जा स्तर दिखा सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि एक विमीय विभव कूप में जो कण होता है उसकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, सतत नहीं होती है, लगातार नहीं होती है, क्वांटीकृत होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। उसका प्रत्येक मान संभव नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप n के अनुसार संभव होता है। इसका मतलब जो विभव होता है, विभव कूप है जो हमारा एक विमीय विभव कूप केंद्रित बॉक्स है, उसमें जो कण है उसकी ऊर्जा के जो ऊर्जा स्तर हैं वो क्वांटीकृत हैं, ठीक है। और उसकी ऊर्जा कितनी है, En बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। अब जैसे हम इसका एक मान और निकाल सकते हैं, एच कट का मान हम अगर रखें h अपॉन 2 पाई, तो En का मान क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो En क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ये हमारे पास में मान आ जाएगा। ये भी एक मान आता है जो पूछ लिया जाता है कई बार, विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा, ठीक है ना, तो क्वांटीकृत होती है। तो चिरसम्य सिद्धांत जो हमें कहता है कि कण की ऊर्जा शून्य से अधिकतम हो सकती है, इतनी क्वांटीकृत होती है, शून्य से अधिकतम तक हो सकती है, मतलब है ना, शून्य हो सकती है ऊर्जा चिरसम्य सिद्धांत के अनुसार। परंतु क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि मूल अवस्था में जब कण पाया जाता है तो उसकी ऊर्जा n बराबर 0 लेके, जैसे E0 एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम
पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये होती है शून्य बिंदु ऊर्जा, ठीक है ना, 0 पॉइंट एनर्जी। तो मूल अवस्था में जब कण पाया जाता है तो उसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ होती है, उसका मान एक निश्चित मान होता है, उसको शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। और ठीक है, तो ये जो परिणाम है ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है, क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार तो शून्य होती है। तो अब हम एक विमीय बॉक्स में कण की गति के लिए चेसम्मत सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत की अगर तुलना करें, अंतर देखें, तो उसमें यह है कि मूल अवस्था में, कण की मूल अवस्था में चेसम्मत सिद्धांत के अनुसार तो ऊर्जा होती है शून्य, परंतु क्वांटम सिद्धांत के अनुसार शून्य नहीं होती है, उसकी निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित मान की ऊर्जा होती है, उसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हुआ एक मान, एक अंतर। दूसरा अंतर यह है कि जो चेसम्मत सिद्धांत के अनुसार कण की ऊर्जा होती है वो लगातार परिवर्तित होती है, किसी भी मान की ऊर्जा हो सकती है, ठीक है ना, जैसे पॉइंट में, किसी वन में 1.9, 1.10, 1.11 किसी प्रकार की हो सकती है। परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो कण की ऊर्जा होती है एक विमीय विभव कूप में, वो क्वांटीकृत होती है, जैसे E1, ठीक है ना, अपने लिखा ना अभी, और 4E1, 9E1, 16E1, इस तरह से एनर्जी क्वांटीकृत होती है, विभव कूप में कण की एनर्जी क्वांटीकृत होती है। दूसरा क्या है कि तीसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि चेसम्मत सिद्धांत के अनुसार कण की स्थिति वही होती है जो शुरू में होती है, ठीक है ना, परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कण की स्थिति n बराबर 1 के लिए अलग होती है, 2 के लिए अलग होती है, 3 के लिए अलग होती है। जैसे n बराबर 1 लेते हैं तो कण विभव कूप के मध्य में पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। n बराबर 2 लेते हैं तो कण के मध्य में, विभव कूप के मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है, ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना है। तो n के मान पर निर्भर करता है कि कण के पाए जाने की प्रायिकता, या इस मान पर निर्भर करता है कि हमारे पास में विषम तरंग फलन है या सम तरंग फलन। विषम तरंग फलन मतलब n बराबर 1, n बराबर 3, n बराबर 7, 5, ठीक है ना। तो और सम तरंग फलन मतलब n बराबर 2, n बराबर 4, n बराबर 6। तो उसके लिए हमने अभी देखा है ग्राफ, ठीक है ना, जैसे इस तरह से है, ठीक है ना, n बराबर 1 तो इस तरह से होता है, दो निस्पंद होते हैं, n बराबर 2 इस तरह से होता है, n बराबर 3 इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसमें बीच में पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है, इसमें न्यूनतम है, इसमें अधिकतम है। तो विषम वालों में तो अधिकतम है और सम वालों में न्यूनतम है। तो इस तरह से n के मान पर निर्भर करता है, या सम फलन या सम तरंग फलन या विषम तरंग फलन पर निर्भर करता है कि भाई कण से संबंधित जो तरंग फलन है वो सम है या विषम है, कण के पाए जाने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो उस पर निर्भर करती है कि कण बीच में पाया जाएगा या किनारे पे पाया जाएगा, ठीक है ना। इनमें तो किनारों पे पाया जा रहा है, इनमें बीच में पाया जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये है हमारे एक विमीय पूर्णतः दृढ़ केंद्रित बॉक्स में कण की गति। थैंक यू वेरी मच।